हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लैब एमसीक्यू सीरीज का जो पार्ट है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लैब एग्जाम्स, लैब टेक्नीशियन एग्जाम्स एमसीक्यूज 29। इसके पहले हमने 28 कंप्लीट कर लिया है, आज हम लोग 29 कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो लैब एमसीक्यू सीरीज के जो पार्ट है वो इंडिया एज वेल एज इंडिया के बाहर जितने सारे भी लैब्स के रिगार्डिंग एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में बेनिफिशियल है। ये किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एग्जाम्स को लेकर नहीं होता है, सभी प्रकार के लैब से रिगार्डिंग एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। अभी जो मैंने प्रीवियस क्लास लिया था लैब एग्जाम एमसीक्यू सीरीज का, उसमें मैंने रैंक प्लस ऐप पर लैब फाउंडेशन 2.0 के लिए जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 12 उसके मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे। उसी 12 के टेस्ट के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो इस आज के एमसीक्यू सीरीज में एक्सप्लेन किए जाएंगे। आप में से जितने सारे भी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि यदि आपको ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर जा रहा होगा देन हम लोग जो है आज के क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, आज की क्लास स्टार्ट की जाए। ओके, मैं एक बार जस्ट चेक कर लेता हूँ आप लोगों के। चलिए जी सर, सबको गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग, जितने भी लोग कनेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, अभी इवनिंग है क्या? चलिए सर, गुड इवनिंग। यही बड़ा पंगा है, मतलब इंग्लिश वालों के लिए ना यही सबसे बड़ी पंगा है। क्या सबसे बड़ा पंगा है सर कि शाम में क्या बोलना है, दोपहर में क्या बोलना है, सुबह में क्या बोलना है ना। इसीलिए हम लोग जो है सिंपली राम राम दुआ सलाम यूज करो, वही सही है। ठीक है, चलिए जी सर, सबको वेलकम है, सबको क्लास की ऑडियो एंड वीडियो जा रही है, क्लियर है। क्लास स्टार्ट करता हूं। चलिए क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहूंगा। क्या नोटिफिकेशन है सर? सबसे पहले तो आप सबों को शुभ दीपावली। अभी दीपावली बीता है और दीपावली के बाद आज जो है क्लास ओपन हुआ। आज क्लास ओपन हुआ है, 31 को दीपावली था, आज 2 को मैं क्लास आया हूं। आज थ्योरेटिकल क्लास तो हो नहीं पाया, आज एमसीक्यू सीरीज क्लास हो रहा है। ठीक है, लाइव क्लास जो भी आप लोगों को दिया जा रहा है। आज है 2 नवंबर। कितना है सर? 2 नवंबर, जिसको आज मैं क्लास ले रहा हूं। ठीक सर, कल है 3 नवंबर, कल होगा संडे। हम लोग, जैसा कि मैं बिहारी हूं और हमारे बिहारी लोगों के लिए सबसे बड़ा महापर्व होता है छठ। ठीक है, छठ महापर्व जो है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है। 5 को नहाय खाया है, 6 को खड़ना है, 7 को पहला अर्घ है और 8 को दूसरा अर्घ है। 4 दिन का छठ होता है, 5, 6, 7, 8। तो देखो यार, बिहारी एक बार खाना खाए ना खाए चलेगा, खाना खाना भूल जाए चलेगा, किसी फेस्टिवल को मनाना भूल जाएगा चलेगा, लेकिन यदि छठ आ गया यार तो घर जाना नहीं भूलेगा। ये हमारा एक बहुत ही, कहो कि इतना गहरा इमोशन इससे हमारा अटैच्ड होता है कि मैं अभी भी कह रहा हूं तो मेरे अंदर से अगर मैं ज्यादा इस पे बात किया तो आंसू आ जाएंगे। मतलब इतना इमोशनल हमारा ये पर्व है और सबसे कठिन पर्व भी है जो हमारे यहाँ व्रती लोग करते हैं। तो छठ में मैं घर जाऊंगा और इस फॉर दैट काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो है ऐप पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ज्यादातर विशेष कर इन्फॉर्मेशन होगा। 4, 5, 6, 7, 8 छठ में मैं इंगेज रहूंगा। यहां से मैं रांची से घर जाऊंगा बिहार। ठीक है, तो मैं घर जाऊंगा 4 को, ऑलराइट, क्योंकि 5 से छठ स्टार्ट हो रहा है। तो 4, 5, 6, 7, 8, 8 को फिनिश होगा। तो 8 को तो किसी एनी हॉम में आ नहीं पाऊंगा, घर से लोग आने नहीं देंगे, मम्मी वगैरह कोई ऑलरेडी नहीं आने देगी, जो लोग हैं सब लोग नहीं आने देंगे। 9 को सैटरडे है, मैं हार्डली से हार्डली कोशिश करूंगा कि 9 को चल दूं। 9 को मतलब कोशिश रहेगी ही कि आ जाऊं। 9 को आ जाऊंगा तो मे बी 10 से क्लासेस, अच्छा 10 संडे है तो फिर संडे को क्लास नहीं हो पाएगा। 11 से जो है वो क्लासेस आप लोगों को कंटिन्यू होगा, फिर रिज्यूम होगा क्लासेस। छठ के लिए आपको 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन क्लास बंद रहेगा। संडे अगर सैटरडे को वेल मॉर्निंग अगर आ गए तो संडे को भी क्लास मैं कोशिश करूंगा कि ले लूंगा। अगर सैटरडे को लेट नाइट यहाँ पहुंच पाया तो संडे को भी क्लास नहीं हो पाएगा। लेकिन एनी हाउ में 11 से मंडे से तो क्लास स्टार्ट हो ही जाएगा। यानी कि 1 वीक का अप्रोक्स आप छुट्टी लेकर चलो, मंडे से बंद हो रहा है और मंडे को क्लास रिज्यूम होगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आप लोगों को देना था फॉर द कार्डली, फॉर द हार्टली। बिकॉज ऑफ छठ में यार मैं किसी भी त्योहार में घर नहीं जाता हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। होली में यहीं रहता हूँ,
दीपावली में यही रहता हूँ, दशहरा में यही रहता हूँ, बट छठ में घर जाना जरूरी होता है हमारे लिए। अब आज सैटरडे को है, तो सैटरडे को मैं होप से नोटिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। आज सैटरडे है, सैटरडे को क्लास ले रहा हूँ एमसीक्यूज का। कल संडे है, संडे को तो यूजुअली क्लास बंद रहता है, लेकिन क्योंकि छुट्टी हो रहा है मंडे से, इसलिए मैं कल संडे को आके थ्योरी का क्लास लूंगा, कल का क्लास ऑफ नहीं रहेगा। ठीक है सर, होप से ये चीज समझ गए होंगे। अब हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, ओके सर, चलिए गुड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, जैसा कि मैं अभी तुरंत आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हम लोग जो है ये ऑनलाइन टेस्ट 12 जो हुआ था, ऑनलाइन टेस्ट 12 जो हुआ है, उस 12 की क्वेश्चन को ही सॉर्ट आउट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं सर। इसी क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 से 15 तक सॉल्व हुआ था, 16 नंबर से क्वेश्चन आज स्टार्ट हो रही। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर फंगाई। नीचे जो एग्जाम्पल दिया गया है सर, इस एग्जाम्पल में लोअर फंगाई कौन है? अब ऐसे बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, आप कमेंट करके जरूर बताना जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो। ठीक है, कंफ्यूजन क्या हो सकता है? ये लोअर फंगाई का क्वेश्चन क्या है सर? लोअर फंगाई का क्वेश्चन ये है कि फंगस को, यानी माइकोलॉजी को, माइकोलॉजी नहीं को, फंगस को, माइकोलॉजी तो स्टडी ऑफ फंगस हो जाता है, फंगस को जो है वो 3 प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। कैसे क्लासिफाई किया गया सर? 3 बेस पे। सबसे फर्स्ट वन जो है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया। मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पे पिछले क्लास में, पिछले एमसीक्यू क्लास में ही बताया था कि 4 टाइप के क्लासिफिकेशन किए गए हैं। कौन कौन से? ईस्ट, ईस्ट लाइक फंगाई, मॉल्ट एंड डाइमोफिक फंगाई। ये 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन किस बेस पे हुआ सर? ये हुआ मॉर्फोलॉजी के बेस पे। दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया है सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन। फंगस के 3 टाइप से क्लासिफिकेशन किए गए हैं, 2 नहीं 3 टाइप से, मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पे। देन दूसरा किया गया सिस्टेमिक, और थर्ड वन किया गया है पैथोजेनिक, जिस प्रकार के डिजीज क्रिएट करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पे 4 हो गए। कौन कौन से हो गए सर? याद करो, मेरे साथ अगर बोलते चलोगे तो याद होगा, ऐसे पढ़ने से ना चीजें याद होती है। मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पे फंगस 4 टाइप्स के होते हैं। ईस्ट होता है, ईस्ट लाइक फंगाई होता है, मॉल्ट्स होता है, और डाइमॉर्फिक फंगाई होता है। क्लियर है? सेम एज वैसे ही दूसरा क्लासिफिकेशन होता है सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन। सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर भी जो फंगस है वो 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो 2 टाइप के किए गए हैं। सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन जो है वो 2 टाइप के होता है, एक को हम बोलते हैं लोअर फंगाई और एक को बोलते हैं हायर फंगाई। एक को बोलते हैं लोअर फंगाई और एक को बोलते हैं हायर फंगाई। ये लोअर और हायर किस बेस पे है? जिस प्रकार से इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल स्पोर और असेक्सुअल स्पोर पाए जाते हैं, इस बिहाफ पे इनको लोअर और हायर बोला गया। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जैसा इनका स्ट्रक्चर बनेगा, या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जैसा इनका स्ट्रक्चर बनेगा, इनमें जैसा स्पोर का फॉर्मेशन होगा, उसी बिहाफ पे इनको लोअर और हायर बोला गया। लोअर फंगाई में केवल एक फंगाई आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज। क्या बोलते हैं सर? फाइकोमाइसिटीज। इसके डिस्कशन पिछले क्लास में भी हुआ था, लेकिन फिर इसलिए हो रहा है क्योंकि रिवीजन होना जरूरी है, बिना रिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही नहीं। देखना, ये टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि मैं थ्योरी आपको क्यों इतनी गहराई से समझाता हूं प्यारे, क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। 10% क्वेश्चन प्रैक्टिकल से सॉल्व होंगे, जो आप लैबोरेटरी में जॉब कर रहे हैं उससे, लेकिन 85 to 90% क्वेश्चन ये थ्योरी पढ़ के ही सॉल्व होगा। और ऐसे ही तुम्हें भी पढ़ना होगा, नहीं पढ़ोगे आप नहीं सॉल्व होगा क्वेश्चन। कितनों रट लोगे क्वेश्चन ना, मैं लिख के देता हूं, फिर वही सेम क्वेश्चन मैं 6 महीने के बाद आपसे पूछूंगा और गलत आंसर करो। 6 महीने में बहुत हो गया, 2 महीने बाद पूछूंगा और गलत करोगे। और थ्योरी समझा हुआ है ना तो कभी गलत नहीं करोगे। 2 प्रकार में मैंने बोला, एक ऐसा है सर सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन है, किसका? फंगस का। लोअर फंगाई और हायर फंगाई। लोअर फंगाई में एक फंगाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकोमाइसिटीज बोलते हैं। फाइकोमाइसिटीज में 2 स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, असेक्सुअल स्पोर होगा और सेक्सुअल स्पोर होगा। ठीक है, सब में 2 स्पोर प्रेजेंट होगा, असेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर। जो फाइकोमाइसिटीज है उसका जो असेक्सुअल स्पोर होगा उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक, और जो सेक्सुअल स्पोर होगा उसको हम बोलते हैं ओओस्पोर्स या जाइगोस्पोर्स। ठीक है, अब इसी जाइगोस्पोर्स के नाम पे ही, क्योंकि जितने भी क्लासिफिकेशन है सिस्टेमिक, इनका नाम सेक्सुअल स्पोर्स के
नाम पे रखा गया है। तो इसका सेक्सुअल स्पोर कौन सा है सर? जाइगोस्पोर। इसीलिए फाइकोमाइसेटेज को हम लोग जाइगोमाइसेटेज भी कहते हैं। इतना सा क्लियर हुआ? इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? जाइगोमाइसेटेज भी कहा जाता है। इतना सा बात याद रखना, ठीक। रेस्ट ऑफ हायर फंगाई, हायर फंगाई 3 प्रकार के होते हैं सर, एस्कोमाइसेटेज, बैसिडियोमाइसेटेज एंड ड्यूटेरोमाइसेटेज। यानी सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन के बिहार पे भी फंगस कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए, फाइकोमाइसेटेज, एस्कोमाइसेटेज, बैसिडियोमाइसेटेज एंड ड्यूटेरोमाइसेटेज। और मॉर्फोलॉजी के बिहार पर भी 4 प्रकार के बताया, ईस्ट, माउल्ड, ईस्ट लाइक फंगाई एंड डाइमोफिक फंगाई, वो भी 4 प्रकार के होते हैं, है ना। उसको भी हमने पिछले एमसीक्यू क्लास में पढ़ा था। अब जो एस्कोमाइसेटेज है, मैंने अभी थोड़ी देर जस्ट पहले क्या बोला, ध्यान से सुनो, इस टॉपिक को समझ लोगे ना, आगे के कई सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे एकदम आंख बंद करके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि ये जो सर फाइकोमाइसेटेज, एस्कोमाइसेटेज, बैसिडियोमाइसेटेज, ड्यूटेरोमाइसेटेज जो नाम आपको दिया गया है, ये किसके बेस पे दिया गया? जो इनका सेक्सुअल स्पोर होगा उसी के बिहाफ पे इनका नाम दिया गया। तभी तो फाइकोमाइसेटेज को हम जाइगोमाइसेटेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सेक्सुअल स्पोर जो है वो जाइगोस्पोर है। वैसे ही जो एस्कोमाइसेटेज है, इसका सेक्सुअल स्पोर क्या होगा सर? इसका सेक्सुअल स्पोर होगा एस्कोस्पोर। सिमिलरली बैसिडियोमाइसेटेज है, बैसिडियोमाइसेटेज का सेक्सुअल स्पोर क्या होगा सर? बैसिडियोस्पोर होगा। एक एक चीज एकदम दिमाग में याद करा दूंगा, केवल ध्यान से पढ़ो, बस केवल लेक्चर देखो, सब याद हो जाएगा। सिमिलरली, अब बोलोगे सर फिर से बोलिए, सिमिलरली ड्यूटेरोमाइसेटेज का सेक्सुअल स्पोर क्या होगा? होता ही नहीं है, इसका जो है सेक्सुअल स्पोर होता ही नहीं है, आइडेंटिफाइड ही नहीं है, ठीक। नाम का पता चल गया। क्योंकि ड्यूटेरोमाइसेटेज का सेक्सुअल स्पोर नहीं फाइंड आउट हुआ है, अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है, तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चरल डिटेल भी नहीं प्रॉब्लम पता है, स्ट्रक्चरल डिटेल नहीं पता है, तो इसीलिए इसको जो जीवों के क्लासिफिकेशंस हैं, जो किंगडम दिया गया, उसमें इसको क्लासिफाई कर पाना टफ है, पॉसिबल नहीं हुआ, इसीलिए इसको फंगाई इम्परफेक्टा भी बोलते हैं। क्योंकि ये ऐसा फंगस है जो इम्परफेक्ट है, परफेक्ट है ही नहीं, कंप्लीट है ही नहीं। क्लियर? इतनी सी बात। अब हो गई सेक्सुअल स्पोर याद। दूसरा अब आता है असेक्सुअल स्पोर। तो इसका तो फाइकोमाइसेटेज का असेक्सुअल स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर मैंने बता दिया, ठीक। इन तीनों का सेक्सुअल स्पोर एक चुटकी में याद हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों जो हायर फंगाई हैं, तीनों का तीनों, चाहे वो एस्कोमाइसेटेज हो, बैसिडियोमाइसेटेज हो या ड्यूटेरोमाइसेटेज हो, तीनों का असेक्सुअल स्पोर कॉमन है, और वो है सर कॉनिडिया, वो है सर कॉनिडिया, वो है सर कॉनिडिया। याद हो गया चुटकी बजा के? यही बस समझना था इस टॉपिक में। क्वेश्चन क्या भी हमसे पूछा है सर, जरा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ने पूछा है कि जो नीचे दिया गया है ऑप्शन, इस ऑप्शन में लोअर फंगाई कौन है? लोअर फंगाई कौन होता है? फाइकोमाइसेटेज। लोअर फंगाई कौन होता है सर? लोअर फंगाई कौन होता है? फाइकोमाइसेटेज। ये तीनों एस्को, बैसिडियो और ड्यूटेरो तो हायर फंगाई है। तो सर जिसको हम लोग जाइगोमाइसेटेज भी कहते हैं, लोअर फंगाई कौन है सर? लोअर फंगाई है फाइकोमाइसेटेज। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस्कोमाइसेटेज हायर फंगाई है, बैसिडियोमाइसेटेज हायर फंगाई है, ड्यूटेरोमाइसेटेज भी हायर फंगाई है। होप सो एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा सर। मैं आपसे सेटिस्फाई हूं, अगर आप समझ गए होंगे तो एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है सर। एक सेकंड रुकना, एक जरा इंपॉर्टेंट थिंग्स, जस्ट अ सेकंड। चलो जी सर, ठीक है, आपको समझ में आ गया? चलो ओके, वेयर इज द लाइव चैट? ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है सर? स्पोरेंजियोस्पोर्स आर द फंगल एग्जाम्पल ऑफ, एक सेकंड, नोट ऑफ फंगल, इसको मैं इधर करता हूं। पूछ रहा है एक क्वेश्चन कि स्पोरेंजियोस्पोर्स आर द फंगल स्पोर्स एग्जाम्पल ऑफ।
एस्पेरेंजियोस्पोर जो है एक फंगस का एग्जाम्पल है, लेकिन किस फंगस का एग्जाम्पल है? अभी यही जस्ट मैंने बताया है, स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो असेक्सुअल स्पोर है। किस फंगस का सर? फैकोमाइसेटेज का। किस फंगस का सर? जैगोमाइसेटेज का। तो किस फंगस का है सर? फैकोमाइसेटेज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है सर? ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हो, एक थ्योरी क्लियर होने से कितने सारे क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। ड्यूटेरोमाइसेटेज गलत है, एस्कोमाइसेटेज भी रॉन्ग है, बेसिडियोमाइसेटेज भी रॉन्ग। अरे यार, थोड़ा लाइट कट गया था। अभी फिर से आगे लाइट कटने के बाद लाइव क्लासेस पॉसिबल नहीं है, तो अभी आपको रिमेनिंग लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रहा है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 17 होप सो क्लियर हो चुका होगा। चलिए, एक क्वेश्चन हम लोग केवल एक थ्योरी एक्सप्लेन किए हैं, अभी देखना और कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फंगाई इम्परफेक्टा। नीचे दिया गया एग्जांपल्स में से कौन सा एग्जांपल जो है फंगाई इम्परफेक्टा है? अभी जस्ट तो बताया हूं सर। क्या मैंने एक्सप्लेन किया था आपको? मैंने एक्सप्लेन किया था लोअर फंगाई, हायर फंगाई। हायर फंगाई में तीन थे, एस्कोमाइसेटेज, बेसिडियोमाइसेटेज एंड ड्यूटेरोमाइसेटेज। ड्यूटेरोमाइसेटेज ही तो फंगाई इम्परफेक्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्यारे? क्योंकि इसका सेक्सुअल स्पोर आइडेंटिफाइड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा गुरु? विच ऑफ द फॉलोइंग फंगाई इज नोन एज द फंगाई इम्परफेक्टा? सर जी, ड्यूटेरोमाइसेटेज। ड्यूटेरोमाइसेटेज जो है करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी। ड्यूटेरोमाइसेटेज जो है इसका सेक्सुअल स्पोर आइडेंटिफाइड नहीं है, दैट्स वाई इम्परफेक्ट फंगाई है। फैकोमाइसेटेज लोअर फंगाई, एस्कोमाइसेटेज हायर फंगाई, बेसिडियोमाइसेटेज हायर फंगाई। ये तीनों के तीनों तो कंप्लीट फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैथोजेनिक क्लासिफिकेशन ऑफ द फंगाई। अच्छा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन किया कि थोड़ी देर पहले कि फंगस का 3 बेस पे क्लासिफिकेशन होता है। उनमें 2 मैंने बताया, एक तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने बताया 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से सर? ईस्ट, रिवीजन बार बार करो, याद रहेगा। ईस्ट, ईस्ट लाइक फंगाई, मॉड्स एंड डाइमोफिक फंगाई। दूसरा होता है सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन, ये भी 4 टाइप के हुए। कौन कौन से हुए? फैकोमाइसेटेज, एस्कोमाइसेटेज, बेसिडियोमाइसेटेज एंड ड्यूटेरोमाइसेटेज। ठीक। थर्ड वन क्लासिफिकेशन होता है पैथोजेनिक क्लासिफिकेशन। और पैथोजेंस के यहाँ पे मतलब जिस प्रकार से पैथोजेनिक इन्फेक्शन क्रिएट करेगा फंगस, 2 प्रकार की क्लासिफिकेशन होगी। ये ज्यादातर यूज नहीं होता है। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्राइमरी पैथोजेनिक फंगस, और दूसरा होता है जिसको आप सेकेंडरी पैथोजेनिक फंगस भी कहते हैं, या अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेनिक फंगस। कौन कौन सा? प्राइमरी एंड अपॉर्चुनिस्टिक। पैथोजेनिक के बिहाफ पे कौन कौन सा सर? प्राइमरी एंड अपॉर्चुनिस्टिक। 2 प्रकार के फंगस होते हैं। किस बिहाफ पे सर? पैथोजेनिक इन्फेक्शन के बिहाफ पे इनको क्लासिफाई किया गया। पैथोजेनिक इन्फेक्शन के बिहाफ पे जो है इसको क्लासिफाई किया गया। वही तो पूछा कि नीचे दिया गया जो है वो पैथोजेनिक क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे कौन सा फंगस है। तो प्राइमरी पैथोजेनिक फंगस पैथोजेनिक के बिहाफ पे है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेनिक फंगस पैथोजेनिक के बिहाफ पे, यानी टर्सरी पैथोजेनिक फंगस नहीं सर, ये तो गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ, यस, ए एंड बी दोनों के दोनों जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा है सर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ फैकोमाइसेटेज। फैकोमाइसेटेज का अनदर नेम क्या होता है? सर मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ये जो फैकोमाइसेटेज है, ये जो फैकोमाइसेटेज है, सभी जो माइसेटेज हैं वो सबको सेक्सुअल स्पोर के नाम पे बिहाफ पड़ा। तो फैकोमाइसेटेज का सेक्सुअल स्पोर होता है जाइगोस्पोर, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं सर? जाइगोमाइसेटेज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा भी गया है। फैकोमाइसेटेज का दूसरा नाम जाइगोमाइसेटेज होता है। फैकोमाइसेटेज का दूसरा नाम सर जाइगोमाइसेटेज होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सॉरी 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 सॉरी, हाँ, फैकोमाइसेटेज का ही दूसरा नाम पूछा है तो ठीक है। हमको ऑप्शन नंबर बी फैकोमाइसेटेज अनदर फिर से दिख गया, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया।
ठीक है, बैसिडियोमाइसिटीज एंड फैकोमाइसिटीज एंड नॉन ऑफ द अबव, ये तीनों के तीनों रॉन्ग आंसर है। क्लियर है सर? क्वेश्चन देखो, एक एक केवल अभी थ्योरी एक्सप्लेन किया हो, कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं अभी, और देखो और सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हायर फंगाई। नीचे जो एग्जाम्पल दिया गया है इनमें से कौन सा फंगस हायर फंगाई नहीं है। हायर फंगाई कौन कौन से होते हैं, अब याद हो गया होगा, अब नहीं दिखाऊंगा अभी। हायर फंगाई कौन कौन से होते हैं, फिर से मेरे साथ बोलो या कमेंट में लिखो, लिखने से याद होगा। हायर फंगाई 3 होते हैं, कौन कौन से, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये तीनों के तीनों क्या है सर, ये तीनों के तीनों जो है हायर फंगाई हैं। तीनों के तीनों क्या है सर, उच्च क्वालिटी की इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो पूछ क्या रहा है, नीचे दिया गया कौन सा हायर फंगाई नहीं है, ये हायर फंगाई है उसको नहीं बताना, जो नहीं है। नहीं कौन सा है सर, फाइकोमाइसिटीज नहीं है। ये क्या है सर, ये है लोअर फंगाई का एग्जांपल है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। what types of hyphae are found in lower fungi। ये अगेन अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा है कि जो लोअर फंगाई होते हैं, इन लोअर फंगाई में किस प्रकार की हाइफी पाई जाती है। अब ये हाइफी क्या वर्ड आ गया सर, अगेन अब हमारे पास 2 प्रकार के फंगाई हुए सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एक हायर एक लोअर, लोअर 1 और हायर 3 प्रकार के। तो पूछ ये रहा है कि जो लोअर फंगाई यानी कि जो फैकोमाइसिटीज है उसमें किस प्रकार की हाइफी पाई जाती है। ये इस थ्योरी को एक फिर से एक्सप्लेन करता हूं और बड़ा ध्यान से सुनना, तुरंत क्लियर हो जाएगा सर। क्या क्लियर हो जाएगा, मैंने क्या बोला, हमारे पास 4 फंगस हो गए, 4 टाइप्स के फंगस हो गए सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, फैकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। कौन कौन से हो गए सर, फैकोमाइसिटीज जिसको हम जैगोमाइसिटीज भी कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। 4 फंगाई हो गए। ये तीनों तो हायर हैं, ये तीनों तो हायर हैं, ये जो है वो लोअर फंगाई है। देख लेना, आपको क्लास अगर एंड होते होते तक ये टॉपिक अगर भेजे में नहीं याद हो गया तो फिर तुम समझ लेना मेरा क्लास लेना बेकार है, याद करवा के छोड़ूंगा लास्ट क्लास तक। 4 फंगाई हो गए, ठीक। अब जब ये फंगस का ग्रोथ होता है, मतलब इन फंगस को आप कहीं भी ग्रो करवाते हो ना, जैसे कि ये फंगस का कहीं ना कहीं तो ग्रोथ होगा, मोस्टली जो है सड़े गले पदार्थों पे, डेड एंड डेब्रिस मटेरियल या जो मिट्टी होता है उसमें ग्रो होता है। फिर अगर ये फंगस उड़ करके आपके होस्ट के सेल पर आ गए तो यहाँ पर भी इनकी ग्रोथ होगी, आपके अंदर भी होगा ना, बॉडी में जरूर होगा सर, क्योंकि तभी तो इन्फेक्शन होता है फंगस का। चकता 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 स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, बालों में इन्फेक्शन हो जाता है, नेल्स पे भी इन्फेक्शन हो जाता है। पढ़ाया हूं आपको माइकोसिस तो पूरा डिटेल में 2.0 बैच में। तो जब इनका फंगस का ग्रोथ होता है तो उस ग्रोथ को जब आप माइक्रोस्कोप में उठा करके देखोगे तो कुछ इस प्रकार से जाली बना हुआ आपको दिखेगा, कुछ इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो ग्रोथ होता है ना फंगस का, थोड़ा सा पहले होगा, फिर इतना हो गया, फिर ऐसे बांस के जैसा डंडी बन जाएगा, फिर इधर निकल जाएगा, फिर इसी से इधर और निकल जाएगा, फिर इससे भी इधर निकल जाएगा, फिर इससे भी इधर निकल जाएगा। ये पूरा जो है मकड़ी का जाल बना देंगे। इसी स्ट्रक्चर को, इसी ग्रोथ को हम बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं, हाइफी। क्लियर। अब ये हाइफी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सेप्टेड हाइफी, एक होता है नॉन सेप्टेड हाइफी, या नॉन सेप्टेड हाइफी को हम बोलते हैं असेप्टेड हाइफी भी। हाइफी कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए प्यारे। कौन कौन से हो गए, एक होता है असेप्टेड हाइफी और एक होता है सेप्टेड हाइफी। सेप्टेड हाइफी का मतलब है कि जब आप माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर देख रहे होगे और इस हाइफी के अंदर इस प्रकार से कट बीच बीच में जो है कट लगा हुआ दिखे, इस प्रकार से देखो कट दिख रहा है, अगर कट लगा हुआ दिखे तो इस प्रकार के हाइफी को हम बोलेंगे सेप्टेड हाइफी। और वैसा हाइफी जिसमें देखो इसमें कोई कट नहीं है, कोई कट नहीं, बीच में माइग्रेशन नहीं प्रेजेंट हो, इनको हम बोलेंगे असेप्टेड हाइफी। अब ये असेप्टेड और सेप्टेड केवल एक पैरामीटर है हमें इन फैकोमाइसिटीज को डिफरेंशिएट करने के लिए। कैसे सर, उस बात को जरा समझो। ये जो जाइगोमाइसिटीज है या जिसको हम फैकोमाइसिटीज भी कहते हैं, जिसको हम फैको
माइसिटिस भी कहते हैं, जो कि लोअर फंगाई है। केवल और केवल यही लोअर फंगाई जो केवल केवल फैकोमाइसिटिस या जिसको हम जैगोमाइसिटिस कहते हैं, केवल यही एक फंगस है जिसमें कि नॉन सेप्टेड हाइफी पाया जाएगा, जिसके ग्रोथ को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ए वाला हाइफी ऑब्जर्व होगा, जिसमें कोई सेप्टेशन नहीं होगा, असेप्टेड हाइफी प्रेजेंट होगा। जबकि चाहे एस्कोमाइसिटिस हो, बैसिडियोमाइसिटिस हो या ड्यूटेरोमाइसिटिस हो, इन तीनों में से किसी भी फंगस का ग्रोथ आया होगा और यदि आप उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो ये तीनों के तीनों में आपको सेप्टेड हाइफी नजर आएगा। ये तीनों के माइक्रोस्कोपी में आपको क्या नजर आएगा सर? सेप्टेड हाइफी नजर आएगा। इसमें भी सेप्टेड हाइफी होगा, इसमें भी सेप्टेड होगा और इसमें भी सेप्टेड होगा। क्लियर हुआ? याद हो गया? यानी कि जो हायर फंगाई हैं उन तीनों के तीनों हायर फंगाई में सेप्टेड हाइफी पाया जाता है। जो लोअर फंगाई है जो कि फैकोमाइसिटिस कहा जाता है, उसी में केवल असेप्टेड या नॉन सेप्टेड हाइफी पाया जाता है। याद हो गया टॉपिक? क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ हाइफी आर फाउंड इन लोअर फंगाई। लोअर फंगाई कौन सा है सर? लोअर फंगाई कौन सा है सर? लोअर फंगाई है फैकोमाइसिटिस। फैकोमाइसिटिस जिसको हम जायगोमाइसिटिस भी कहते हैं। सर इस लोअर फंगाई में कौन सा हाइफी पाया जाता है? इस लोअर फंगाई में नॉन सेप्टेड हाइफी पाया जाता है। इस लोअर फंगाई में क्या पाया जाता है? नॉन सेप्टेड हाइफी। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे निकला आंसर? अगर ऐसे ही मैं बता देता नॉन सेप्टेड हाइफी, रट लो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाता। समझ में आता? नहीं आता। सेप्टेड हाइफी हायर फंगाई में होगा, एस्कोमाइसिटिस, बैसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस में होगा। ए एंड बी बोथ रॉन्ग है और नॉन ऑफ द एबव भी रॉन्ग आंसर है। अच्छा, अब मैं केवल ये सब यही एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, यहाँ तो वो छोटा छोटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़े सा इससे भी ज्यादा डिटेल में आपको ऐप पर जो मैं क्लासेस पढ़ाया हूँ सब एक्सप्लेन्ड है और किसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर है सर? क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? Which of the following is asexual spore of Phacomacetes? जो नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल में कौन सा असेक्सुअल स्पोर है फैकोमाइसिटिस का? फैकोमाइसिटिस जो कि लोअर फंगाई है, इसके असेक्सुअल स्पोर को क्या कहते हैं? अभी तो याद कराया था, स्पोरेंजियोस्पोर। क्या बोलते हैं सर? यहाँ देखो, ये है लोअर फंगाई। लोअर फंगाई कौन सा? फैकोमाइसिटिस। लोअर फंगाई कौन सा सर? फैकोमाइसिटिस। इस फैकोमाइसिटिस का असेक्सुअल स्पोर पूछ रहा है। इस फैकोमाइसिटिस का ये असेक्सुअल स्पोर पूछ रहा है, क्या होता है? स्पोरेंजियोस्पोर होता है। सेक्सुअल स्पोर क्या होता है? जाइगोस्पोर होता है। तो सर फैकोमाइसिटिस का सेक्सुअल स्पोर कौन सा है सर? स्पोरेंजियोस्पोर है। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉनिडिया। गलत है। कॉनिडिया तो असेक्सुअल स्पोर है, लेकिन किसका है सर? हायर फंगाई का, एस्कोमाइसिटिस का, बैसिडियोमाइसिटिस का और ड्यूटेरोमाइसिटिस, तीनों का जो है असेक्सुअल स्पोर है कॉनिडिया। ठीक है। एस्कोस्पोर गलत है। एस्कोस्पोर तो सेक्सुअल स्पोर है, किसका? एस्कोमाइसिटिस का। बैसिडियोस्पोर भी गलत है। बैसिडियोस्पोर क्या है सर? सेक्सुअल स्पोर है, किसका सर? बैसिडियोमाइसिटिस का। बैसिडियोमाइसिटिस का। सब याद अभी देख रहे हो? 2 टॉपिक याद करवाया, उससे क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं सर। क्वेश्चन नंबर 24 है, एस्कोस्पोर्स आर द सेक्सुअल स्पोर ऑफ व्हिच फंगाई? अभी तुरंत तो बताया, एस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है, किसका है? एस्कोमाइसिटिस का। एस्कोमाइसिटिस का सेक्सुअल स्पोर है एस्कोस्पोर, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फैकोमाइसिटिस रॉन्ग है। फैकोमाइसिटिस का सेक्सुअल स्पोर क्या है सर? एस्पोरेंजियोस्पोर है। सॉरी, कहा था? फैकोमाइसिटिस का सेक्सुअल स्पोर क्या है सर? जाइगोस्पोर है। फैकोमाइसिटिस का सेक्सुअल स्पोर क्या है? जाइगोस्पोर है। ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटिस का सेक्सुअल स्पोर क्या है सर? ड्यूटेरोमाइसिटिस का सेक्सुअल स्पोर क्या है सर? नोट आइडेंटिफाइड है। बैसिडियोमाइसिटिस का सेक्सुअल स्पोर क्या है सर? बैसिडियोस्पोर है। जो उसका नाम है उसी के बिहाफ पर, जो सेक्सुअल स्पोर उसी के बिहाफ पर इनको नाम पड़ा है। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो है वो रॉन्ग आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं सर। 25, हु इज द असेक्सुअल स्पोर ऑफ हायर फंगाई?
ये लो, ये भी तो अभी बताया था। हायर फंगाई के असेक्सुअल स्पोर कौन सा है? सब में कॉमन है हायर फंगाई तीनों। कौन सा सर? एस्कोमाइसेटेज, बैसिडियोमाइसेटेज एंड ड्यूटेरोमाइसेटेज। तीनों का असेक्सुअल स्पोर कॉमन है। कौन सा है सर? कोनिडिया है। कौन सा है सर? कोनिडिया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सर जी कहां से मैंने बताया? यहीं से तो बताया, किधर गया? क्या पूछा था? हायर फंगाई का असेक्सुअल स्पोर। ए है हायर फंगाई, ये भी है, ये भी है। तीनों का असेक्सुअल स्पोर कॉनिडिया, कॉनिडिया, कॉनिडिया होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट इधर खो जा रहा है क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। स्पोरेंजियोस्पोर क्या है सर? ये भी असेक्सुअल स्पोर है, लेकिन किसका है? एकोमाइसिटिस का। एस्कोस्पोर क्या है सर? ये तो सेक्सुअल स्पोर है। किसका? एस्कोमाइसिटिस का। पूछा था असेक्सुअल स्पोर। बैसिडियोस्पोर क्या है? ये भी सेक्सुअल स्पोर है, लेकिन किसका? बैसिडियोमाइसिटिस का। लेकिन सेक्सुअल स्पोर है, असेक्सुअल नहीं। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं सर। ईस्ट आर रिप्रोड्यूस बाय स्पेशल प्रोसेस इज नोन एज। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। फिर एक अनदर नया टॉपिक आ गया, थोड़ा सा पानी पीता हूं। फिर से एक नया टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, बड़ा क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे? क्वेश्चन पूछा है कि ईस्ट जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अब थोड़ी देर इस क्वेश्चन पे आता हूं, समझाता हूं पहले टॉपिक। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फंगस को 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया, मॉर्फोलॉजी के बिहाफ से, सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन और पैथोजेनिक क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पे सर, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, इसके बिहाफ पे 4 प्रकार के फंगस थे। कौन कौन से थे? एक था ईस्ट, ठीक है। दूसरा था ईस्ट लाइक फंगाई, ईस्ट लाइक फंगाई, ठीक है। थर्ड वन था मोल्ड्स, MOULDS, एंड फोर्थ वन था डाइमॉर्फिक फंगाई, डाइमॉर्फिक फंगाई, ठीक है। ये 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन है। कितने प्रकार के सर? 4 प्रकार के होते हैं। किसका? मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पर, ठीक। अब ये चारों प्रकार के फंगस जो है, जो आप पैथोजेनिक यूज करते हो, किसी को अगर इन्फेक्शन होता है बॉडी में, ह्यूमन में, तो उनमें यही काम आते हैं सबसे ज्यादा। इन्हीं को आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, ठीक। अब ये 4 प्रकार के फंगस है, तो चारों प्रकार के फंगस जो है ग्रोथ करते होंगे किसी न किसी प्रकार से, है ना। यहां पूछा क्या है सर? ईस्ट आर रिप्रोड्यूस बाय, मतलब ईस्ट, एक नंबर वाला, ईस्ट कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। लेकिन रिप्रोड्यूस तो ये चारों होते होंगे ना किसी न किसी प्रोसेस से, बिल्कुल होते होंगे। इसलिए मैं चारों को बता देता हूं ताकि इससे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता हो जाए। सबसे फर्स्ट वन ईस्ट का बताता हूं। ईस्ट जो होते हैं सर रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द बडिंग। उसको हम क्या बोलते हैं सर? बडिंग। आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा या 9th में पढ़ा होगा, बडिंग क्या होता है। बडिंग एक ब्रांच होता है जो मोस्टली कई सारे जो पौधे या प्लांट्स जो होते हैं बडिंग के थ्रू ही जो है रिप्रोड्यूस होते हैं। सबसे फर्स्ट वन जो है, किसी भी प्लांट के सरफेस के ऊपर एक प्रोजेक्शन हो जाता है। प्रोजेक्शन होने के बाद इस प्रकार से प्रोजेक्शन जो है मैच्योर होता है, जिसको हम डेवलपिंग बडिंग भी कहते हैं। जो प्रोजेक्शन आता है उसको हम पेरेंट हाइड्रा कहा जाता है, जो क्योंकि पेरेंट वाले जो पेरेंट प्लांट होता है उसी के सरफेस पे प्रोजेक्शन आता है। थर्ड स्टेज में ये जो डेवलपिंग बडिंग था वो न्यू बड बन जाता है। जैसा देखो इसका स्ट्रक्चर है पेरेंट का, वैसा ही बड का भी बन गया। फिर या तो एक कंप्लीट जो है वो स्टेम बन जाएगा, नहीं तो अगर एक टूट के गिरा तो एक नया प्लांट भी बन जाएगा, है ना। एक नया प्लांट जैसा ये था, एक ऐसा ही नया प्लांट बन जाएगा, या ऐसा ही नया लिविंग बन जाएगा, जिसको हम न्यू हाइड्रा कहते हैं, ठीक है। ये पेरेंट हाइड्रा था जो टूट के बाहर निकला, वो न्यू हाइड्रा। ये बायोलॉजी में 11th-12th में था। इसी प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। यही प्रोसेस जो है ये जनरली प्लांट्स वगैरह में यूज होता है। यही प्रोसेस जो है सेम फंगस में होता है। फंगस ईस्ट में होता है। सबसे पहला फंगस जिसको मैं बोल रहा हूं ईस्ट करता है। ईस्ट क्या करता है? ईस्ट सर्कुलर शेप, ओवल शेप का होता है। इसी के सरफेस के ऊपर जो है इस प्रकार के प्रोजेक्शन बन जाता है। ये प्रोजेक्शन फर्दर मैच्योर होगा और मैच्योर होकर के टूट करके फिर जो है अलग एक ईस्ट बन जाएगा, जैसा ये था ना वैसा ही बन जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग।
अब फिर ए भी फर्दर बडिंग करेगा और पहले से पेरेंट वाला था वो भी बडिंग करेगा, ऐसे ही करते 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 जो है हजारों लाखों ईस्ट बन जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है सर? बडिंग बोला जाता है। यानी ईस्ट जो रिप्रोड्यूस होते हैं कैसे होते हैं? वाया द बडिंग। असेक्सुअल कॉन्टेक्ट है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें मेल एंड फीमेल गेमेट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, बस बड बना, नया सेल बन गया। इस प्रकार से कौन रिप्रोड्यूस होता है सर? ईस्ट रिप्रोड्यूस होता है। क्लियर हुआ? अब दूसरा आता है ईस्ट लाइक फंगाई, है ना। पहला तो जो था क्या बना? ईस्ट बना। ईस्ट लाइक फंगाई। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो आंसर बता देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन यही पूछा था ना कि ईस्ट आर रिप्रोड्यूस बाय अ स्पेशल प्रोसेस। ईस्ट जो होते हैं एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं। उस स्पेशल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर? बडिंग बोलते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी फिजन एंड मल्टीप्लिकेशन। रॉन्ग है। बाइनरी फिजन किसको बोलते हैं? जब एक कोई सेल मल्टीप्लाई करके या ब्रेक डाउन होकर के दो बन जाए, दो से चार हो जाए, चार से आठ, आठ से 12, ये बाइनरी फिजन के थ्रू कौन रिप्रोड्यूस होते हैं सर? ये बाइनरी फिजन के थ्रू जो है वो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होते हैं। कौन रिप्रोड्यूस होते हैं? बैक्टीरिया। फंगस जान लिए। पैरासाइट जो है सेक्सुअल सेक्सुअलस, उनमें मेटिंग होता है, पैरासाइट में पढ़ाया हूं। वायरस जो होता है रेप्लिकेशन के थ्रू होता है, वो भी आपको पढ़ा चुका हूं। एंड नॉन ऑफ द अबव ये रॉन्ग था। लेकिन अभी हमने एक का पढ़ा है ईस्ट का। अब आते हैं इन तीनों पे। सर ये तीनों कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? ये तीनों रिप्रोड्यूस होते हैं, उनको बारी बारी से समझो। सबसे फर्स्ट वन आता है ईस्ट लाइक फंगाई। ईस्ट लाइक फंगाई जो होता है, देखो समझा देता हूं क्योंकि आगे उससे क्वेश्चन आ रहा है, वही हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा आता है ईस्ट लाइक फंगाई। सर ईस्ट लाइक जो फंगाई होते हैं उनमें बर्ड्स भी बनते हैं और हाइफी भी बनते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या बता रहा था आपको? हाइफी, सेप्टेड एंड नॉन सेप्टेड, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया, और एक और था इस प्रकार से स्ट्रक्चर। इस चीज को हम लोग जाने, इस चीज को हम लोग क्या बोल रहे थे सर? हाइफी बोल रहे थे। हाइफी क्या हो रहा था? थोड़ी देर पहले बताया था कि जब फंगस कहीं भी ग्रो कर रहा था और ग्रो करने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा था उसी को हम हाइफी बोल रहे थे। यही बोला था ना मैंने आपको। ठीक, वो क्या है? ग्रोइंग फेज ही है। ग्रो करके जो स्ट्रक्चर बनाया बनाया वो हाइफी हो गया। अब पहला हमने अभी ग्रो क्या समझा कि जो ईस्ट है वो इस प्रकार से ग्रो नहीं करता है। ईस्ट कैसे ग्रो करता है सर? इस प्रकार से ग्रो करता है, बडिंग के थ्रू। दूसरा जो ईस्ट लाइक फंगाई है वो कुछ ईस्ट जैसा भी ग्रो करता है और कुछ इस प्रकार से हाइफी जैसा भी लगता है। मतलब कि देखो ये आपको बर्ड भी दिख रहे हैं, बर्ड भी बने हुए हैं, और इस प्रकार से देखो इधर ब्रांचेज भी निकल रहे हैं। मतलब बर्ड्स भी इसमें बडिंग भी हुआ है और ब्रांचेज भी हुआ। बर्ड्स अलग अलग नहीं हुए। यहां पर ए बर्ड्स हो सकता है अलग हो जाए, नया सेल बन जाए, लेकिन ईस्ट लाइक फंगाई जो है वो बर्ड भी बनाए और ब्रांच भी बनाए। मतलब कि बडिंग भी हुआ एज वेल एज हाइफी भी बना। इस प्रकार के ग्रोथ को हम बोलते हैं स्यूडो हाइफी। क्या बोलते हैं सर उसको? स्यूडो हाइफी बोलते हैं। ना तो वो बडिंग है ना ही वो हाइफी का फॉर्मेशन किया है। किस चीज का फॉर्मेशन किया है सर? वो किया है स्यूडो हाइफी का। और इस प्रकार से कौन ग्रो शो करते हैं सर? ईस्ट लाइक फंगाई। जो दूसरा वाला एग्जाम्पल था, जो दूसरा वाला क्लासिफिकेशन है, ये कैसे ग्रो किए सर? ये ग्रो करते हैं स्यूडो हाइफी बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब थर्ड वन आता है मॉल्ट्स। सर मॉल्ट्स भी ग्रो करेंगे? बिल्कुल ग्रो करेंगे। मॉल्ट्स को अगर आप ग्रो करवाते हो, फॉर एन एग्जांपल, ये सब आपको कहाँ मिल सकता है सर ग्रो? आपको होस्ट के सेल में भी, या कल्चर में ग्रो करवा लो, या सड़े गले मिट्टी, जहां भी ग्रो करेंगे ये सब मॉर्फोलॉजी शो करेगा। ये इनकी मॉर्फोलॉजी है। नेक्स्ट वन आता है सर मॉल्ट्स। मॉल्ट्स को सर जब आप ग्रो करवाओगे तो मॉल्ट्स की कैरेक्टर जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। मॉल्ट्स जब ग्रो करेगा तो क्या बनाएगा सर? मॉल्ट्स जब ग्रो करेगा तो हाइफी बनाएगा। क्या बनाएगा सर? हाइफी बनाएगा। मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, जड़ जो होता है ना पौधे के जड़, वैसा स्ट्रक्चर बनाता है मॉल्ट्स। सेप्टेड या नॉन सेप्टेड पे ज्यादा गौर नहीं करना है, हाइफी बनाएगा।
लेकिन अब क्यों नहीं करना इसकी बात अभी मैं बताऊंगा। सेप्टेड और नॉन सेप्टेड हाइफी का कंफ्यूजन आपको एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज इसमें आएगा। ये जो हाइफी बनाता है माउल्ट्स, माउल्ट्स कैसे ग्रो करता है? एज अ हाइफी, इस प्रकार के ब्रांचेस। जब आप ग्रो करवाओगे इसको, सपोज दैट फॉर एन एग्जांपल कल्चर मीडिया में आप ग्रो करवा रहे हो, तो ये माउल्ट्स जो है कल्चर मीडिया के ऊपर भी इस तरीके से ग्रो करेगा और कल्चर मीडिया के नीचे में भी ग्रो करेगा। मतलब इसका बिल्कुल तन पौधा जैसा हो गया। पौधा ऊपर भी ग्रो करता है मिट्टी के और नीचे भी जड़ जाता है। ये ऊपर में भी ग्रो हुआ है, ये भी इसका हाइफी ही है। नीचे में भी जो ग्रो हुआ है इसका हाइफी ही है, लेकिन ये रूट जैसा है, जड़ जैसा है। ठीक है, तो जो मीडिया के ऊपर प्रोजेक्शन हुआ इसकी ग्रोथ में, इसको इस प्रकार के जो माउल्ट्स ग्रो किया, इस प्रकार के ग्रो को हम बोलेंगे एरियल माइसिलियम। अच्छा, इस बात को समझ में आने से पहले एक चीज और बता देना चाहूंगा। जो माउल्ट्स ग्रो किया, चाहे ऊपर किया या नीचे किया, जो हाइफी का फॉर्मेशन किया, उसी हाइफी को हम बोलते हैं माइसिलियम। क्या बोला जाता है सर? क्या बोला जाता है सर? माइसिलियम बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? माइसिलियम। तो जो माइसिलियम किसको? इसी हाइफी को बोलते हैं। जो माइसिलियम ग्रोथ अपर द प्रोजेक्शन, यानी कि मीडिया के ऊपर प्रोजेक्शन जो ग्रो हुआ, उसको हम बोलते हैं एरियल माइसिलियम। और जो मीडिया के नीचे ग्रो हुआ, मीडिया हो या मिट्टी हो या आपका होस्ट का सेल्स हो, कहीं पर भी सेल्स के ऊपर ग्रो हुआ एरियल माइसिलियम, सेल्स के अंदर ग्रो हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? वेजिटेटिव माइसिलियम। यानी कि जो माउल्ट्स ग्रो करते हैं, सुनो बात ध्यान से, जो माउल्ट्स ग्रो करते हैं वो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं सर? कैसे ग्रो करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? वाया द माइसिलियम, वाया द माइसिलियम। जो ऊपर होगा प्रोजेक्शन मीडिया के ऊपर, उनको एरियल माइसिलियम, और जो नीचे होगा विद इन होगा, इन होगा, उनको वेजिटेटिव माइसिलियम। क्लियर हुआ? थर्ड वाला समझ में आ गया। फोर्थ वन होता है डाइमोर्फिक फंगाई। फोर्थ वन कौन सा है? डाइमोर्फिक फंगाई। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन बन सकता है। क्यों? डाइमोर्फिक फंगाई जो है, इसका नाम से पता चला, डाई मतलब दो, डाई बोलो या बाई बोलो, यानी कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अभी तक चाहे ईस्ट था, ईस्ट लाइक फंगाई था, या मॉल्ट्स था, इन तीनों को एक ही मॉर्फोलॉजी हमने देखी। ईस्ट की हमने देखी बडिंग करके सर्कुलर ओवल शेप बना दिया। ईस्ट लाइक हमने देखा स्यूडो हाइफी बना दिया। अच्छा, ये सब कहां दिखेगा? माइक्रोस्कोप में दिखेगा। हमने मॉल्ट्स के देखा तो माइसिलियम बनाया, चाहे वो एरियल माइसिलियम बने या वेजिटेटिव माइसिलियम बनाए। डाइमॉर्फिक फंगाई जो है वो एक मॉर्फोलॉजी, ये सब क्या थे? एक ही मॉर्फोलॉजी में थे। डाइमॉर्फिक जो है एक मॉर्फोलॉजी में नहीं, दो मॉर्फोलॉजी शो करता है। अब दो मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब हो गया सर? डाइमॉर्फिक फंगाई जब ग्रो करेगा, इट विल शो द टू मॉर्फोलॉजी। कितना मॉर्फोलॉजी शो करेगा सर? दो मॉर्फोलॉजी शो करेगा। कौन कौन से दो मॉर्फोलॉजी शो करेगा? सबसे फर्स्ट वन, इसके ग्रो होने के चांसेस कहां है सर? एक तो सबसे फर्स्ट वन जो है, ए ह्यूमन के होस्ट में इंफेक्शन किया। सपोज दैट कोई ह्यूमन है, उसके सेल में इंफेक्शन हो गया, स्किन में हो गया, बाल में, कहीं पर भी इंफेक्शन कर दिया। ठीक। और दूसरा जो इसके चांसेस है वो क्या होगा सर? वो सॉइल में, यानी कि जो सड़े गले में होते हैं वहां ग्रो कर सकता है। दो ही जगह ग्रो कर सकता है मेनली। ठीक। तो यदि ह्यूमन के होस्ट में इंफेक्शन किया है डाइमॉर्फिक फंगाई, ध्यान से सुनो, यदि ह्यूमन के होस्ट में इंफेक्शन किया है डाइमॉर्फिक फंगाई, तो उसका जो मॉर्फोलॉजी होगा वो ईस्ट के जैसा मॉर्फोलॉजी होगा। कैसा होगा सर? ईस्ट के जैसा, यानी कि बडिंग के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस होगा, ओवल शेप इस प्रकार से दिखेगा। ठीक। यदि सॉइल में किया होगा इंफेक्शन, तो किस फॉर्म में दिखेगा सर? हाइफी फॉर्म में दिखेगा, या जिसको हम माइसेलियम फॉर्म बोल रहे हैं। किसको हम बोल रहे हैं? माइसेलियम फॉर्म। मतलब इसमें माउल्ट्स वाला भी कैरेक्टर है और इसमें ईस्ट वाला भी कैरेक्टर है भैया, इसीलिए तो इसको डाइमॉर्फिक बोल रहे हैं। अच्छा, आप बोलोगे सर होस्ट में इंफेक्शन किया, होस्ट के सेल में, समझ में आ गया। मिट्टी में ग्रो किया, वो भी समझ में आ गया। सपोज दैट, अब आपके मन में जरूर क्वेश्चन आया होगा, इसको अगर कल्चर मीडिया पे ग्रो कर दिए तब? हाँ, एक क्वेश्चन है। कल्चर मीडिया पे ग्रो किए तब भी ये दो प्रकार की मॉर्फोलॉजी शो करेगा। अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं सर? कल्चर मीडिया के। किसकी बात कर लेते हैं? कल्चर मीडिया के। किसकी बात कर लेते हैं? कल्चर मीडिया के। मेनली सर
फंगस को ग्रो करवाने के लिए हम लोग कौन सा मीडिया यूज करते हैं, एसडीए यूज करते हैं, सबरेट डेक्सट्रोज अगार इसको बोलते हैं। अगर इस पे ग्रो कर दिए डाइमॉर्फिक फंगाई को, तो इसके दो कंडीशन हो सकते हैं। यदि आपने एसडीए पर इसको इनकॉर्पोरेट किया है और आपने इसको 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, तब जो इसका ग्रोथ होगा वो अगेन ईस्ट के जैसा ही शो करेगा। और यदि इसको आपने कल्चर मीडिया में ग्रो किया और रूम टेम्परेचर दिया 22 से लेकर के 22 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस दिया, तब अगेन जो है ये माइसेलियम फॉर्म शो करेगा। अब होप सो चारों की मॉर्फोलॉजी आपको क्लियर हो चुकी होगी, कैसे वो रिप्रोड्यूस करके मॉर्फोलॉजी शो करते हैं। क्लियर है? फिर से रिवीजन कर दें क्या, एक बार कर लो। क्या रिवीजन करना है? ईस्ट जो है कैसे शो करेगा, बडिंग के जैसा शो करेगा। कैसे करेगा सर? बडिंग के जैसा करेगा, ठीक है। ईस्ट लाइक फंगाई कैसे करेगा सर? स्यूडो हाइफी बनाएगा। कैसे करेगा सर? स्यूडो हाइफी बनाएगा। कैसा स्यूडो हाइफी होता है? ऐसे बनता है ना। मॉल्ट्स कैसा बनेगा सर? ऐसा माइसिलियम फॉर्म करेगा। एंड डाइमॉर्फिक फंगाई कैसे करता है सर? डाइमॉर्फिक फंगाई में दोनों हैं, दो कंडीशन है, एक ह्यूमन में एक सॉइल में, ये सड़े गले पदार्थ में। ह्यूमन में ईस्ट जैसा और सॉइल में हाइफी जैसा। अगर कल्चर में ग्रो किए 37 पे करेंगे तो अगेन ह्यूमन के जो सेल में था वैसा ही ईस्ट जैसा दिखेगा। अगर 22 से 25 डिग्री पे करेंगे तो अगेन माइसेलियम फॉर्म दिखेगा या हाइफी दिखेगा। क्लियर? अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, ये तो हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बडिंग जैसा कि ईस्ट कैसा रिप्रोड्यूस होता है, बडिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 27 है, कैंडिडा एल्बिकेंस इज, कैंडिडा एल्बिकेंस क्या है? ईस्ट है, ईस्ट लाइक फंगाई है कि मॉल्ट्स है कि डाइमॉर्फिक फंगाई है? अगेन आपको जो अभी मैं क्लासिफिकेशन बता रहा था कि मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पर जो है फंगस को 4 पार्ट में बांटते हैं सर, ईस्ट में, ईस्ट लाइक में, मॉल्ट्स में एंड डाइमॉर्फिक फंगाई। इन्हीं की तो हम अभी मॉर्फोलॉजी जान रहे थे ग्रोथ होने के। ईस्ट का एग्जाम्पल है क्रेप्टोकोकस नियोमॉर्फोनस, ईस्ट लाइक का एग्जाम्पल है कैंडिडा, ये कैंडिडा एल्बिकेंस कह सकते हो। मॉल्ट्स में एग्जांपल है डर्मेटोफाइटस, अस्परजिलस, राइजोपस, म्यूकोर एंड पेनिसिलियम। डाइमॉर्फिक फंगाई में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ब्लास्टोमाइसिस, डर्मेटाइटिस, पैराकोकार्डियो एडिमाइटिस, कोकार्डियो एडिस, एज वेल एज हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके एग्जांपल आप याद रख सकते हो। पूछा क्या है सर क्वेश्चन, इसको पिछले एमसीक्यू क्लास में भी बताया था। पूछा क्या है, कैंडिडा एल्बिकेंस किसका एग्जांपल है? किसका एग्जांपल है सर कैंडिडा एल्बिकेंस? ईस्ट लाइक फंगाई का एग्जांपल है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है सर? ईस्ट लाइक फंगाई। करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट का क्रेप्टोकोकस नियोमॉर्फोनस था। मॉल्ट्स का क्या एग्जांपल था? मल्टीपल याद रखना, अस्परजिलस, राइजोपस एक्सेट्रा। एज वेल एज डाइमॉर्फिक फंगाई का भी एग्जांपल जो है वो याद रखना, पैराकोकार्डियो इमाइटिस, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 है, एरियल एंड वेजिटेटिव माइसेलियम फाउंड इन ग्रोथ ऑफ। लो, अभी आपको थोड़ी देर पहले जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था थ्योरी कि ग्रोथ वाला, जिसमें मॉल्ट्स का भी बताया, सॉरी जिसमें ईस्ट का बताया, ईस्ट लाइक का बताया, मॉल्ट्स का बताया और डाइमॉर्फिक का बताया, चारों कैसे ग्रो करते हैं पढ़ चुके हैं हम लोग। यहां पूछ रहा है कि अगर किसी फंगस को हमने ग्रो करवाया, ठीक, और उस ग्रोथ में एरियल एंड वेजिटेटिव दोनों माइसेलियम दिख रहे हैं, एरियल और वेजिटेटिव दोनों माइसेलियम दिख रहे हैं, तो वो कौन सा फंगाई है? एरियल और माइसेलियम किस में दिखता है सर? मॉल्ट्स में दिखता है। किस में दिखता है सर? मॉल्ट्स में दिखता है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब एरियल माइसेलियम जो ऊपर की ओर प्रोजेक्शन ग्रो करेगा, वेजिटेटिव माइसेलियम जो नीचे की ओर प्रोजेक्शन, अंदर प्रोजेक्शन जो ग्रो करेगा। ईस्ट कैसे सर? बडिंग के थ्रू ग्रो करता है। ईस्ट लाइक कैसे ग्रो करता है सर? स्यूडो हाइफी। एंड डाइमॉर्फिक तो दो मॉर्फोलॉजी में अभी जस्ट एक्सप्लेन किया हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या कहता है सर? 29, डाइमॉर्फिक फंगाई शो टू टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। करेक्ट है सर, डाइमॉर्फिक फंगाई जो है वो दो प्रकार की मॉर्फोलॉजी शो करता है। ठीक है, अभी हमने देखा है। एक इसकी मॉर्फोलॉजी कैसा होता है सर? एक मॉर्फोलॉजी होता है ईस्ट जैसा और एक मॉर्फोलॉजी होता है माइसेलियम फॉर्म करता है। ठीक है, यही दो मॉर्फोलॉजी शो करता है, तुरंत अभी बताया हूं, दो प्रकार की मॉर्फोलॉजी। अच्छा, इसमें लिखा भी है ईस्ट एंड फर्स्ट इज ईस्ट एंड सेकंड इज माइसेलियम। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ रहा है। इफ इन्फेक्शन इज अकर इन ह्यूमन, अगर इन्फेक्शन ह्यूमन के अंदर है
तो कौन सा मॉर्फोलॉजी शो करेगा। अगर ह्यूमन के अंदर है तो इन दोनों में से कौन सा मॉर्फोलॉजी शो करेगा। प्यारे अभी ही तो बताया हूं कि यदि ह्यूमन के अंदर मॉर्फोलॉजी शो करेगा, किधर भाग गया भाई, यदि ह्यूमन के अंदर मॉर्फोलॉजी शो करेगा तो ईस्ट जैसा शो करेगा। कैसा, ईस्ट जैसा। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर तो बहुत इजी निकल गया सर, ईस्ट जैसा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। माइसेलियल फॉर्म अगर सॉइल में रहेगा तो, या हमने कल्चर में ग्रो किया है 22 से 25 डिग्री दिया है तो, ईस्ट जैसा ह्यूमन होस्ट में, या हमने 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है तो कल्चर मीडिया में। ए एंड बी बोथ रॉन्ग है, नॉन ऑफ द अबव भी रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है डायमॉर्फिक फंगाई शो टू, अगर फिर उसी टॉपिक से फिर से क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है, डायमॉर्फिक फंगाई के दो मॉर्फोलॉजी होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो ईस्ट होता है एंड सेकंड जो है माइसेलियम होता है, ठीक है। इफ इट इनकॉर्पोरेट इन कल्चर मीडिया, अगर इसको कल्चर मीडिया में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं और टेम्परेचर 37 डिग्री देते हैं तो कैसा शो करेगा, ईस्ट जैसा करेगा। कल्चर मीडिया में दो कंडीशन है, एक तो 37 डिग्री सेल्सियस, एक 22 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री देंगे तो ईस्ट जैसा, 22 डिग्री देंगे तो हाइफी जैसा या माइसेलियम जैसा, ठीक है। यहाँ तो 37 डिग्री दे रहा था तो कैसा शो करेगा सर, ईस्ट जैसा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही होगा, माइसेलियम एंड बी बोथ नॉन ऑफ द अबव रॉन्ग आंसर है। होप से ये यूजफुल क्लासेस रहा होगा और होप सो जो जो चीजें मैंने बताई वो आपको याद भी हो चुकी होगी, आप भूलोगे नहीं, भूलोगे कभी तो इस क्लास को देख के रिवाइज कर लेना, ठीक है सर। इट इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। 30 क्वेश्चन फिनिश हो गए, रिमेनिंग जो इस टेस्ट के क्वेश्चन हैं वे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। अब अगर यहाँ तक आप पढ़ते हुए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बजा लिया है वो पढ़ना ना भूलें, क्योंकि भाई पढ़ना तो जरूरी है। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की क्लास फिनिश करना चाहूंगा। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।